सबों को शुभ संध्या। हम लोग बिहार के भूगोल की कक्षा में हैं और जानकारी मैं दे दूं कि बिहार देश के पूर्वी भाग में स्थित है और माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में कि बिहार के विकास के न होने का कारण एक बहुत बड़ा है कि बिहार समुद्र से बहुत दूर है, अर्थात लैंडलॉक राज्य है। हालांकि हमने एक ड्राई पोर्ट की भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए पॉलिसी बनाया है छपरा में, और याद रखिएगा कि हम लोग समुद्र से जो जुड़ते हैं तो सबसे नजदीक का जो बंदरगाह है वो कलकत्ता बंदरगाह ही है। ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा परिचय पहले पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग लैंडलॉक्ड राज्य हैं और हम लोग कलकत्ता बंदरगाह से ही जुड़ते हैं। ध्यान रखिए, पढ़े भी हैं, बताते भी हैं लगातार कि बिहार का आकार आयताकार है। अभी थोड़ी देर पहले भी आप तस्वीर देखे, रोज तस्वीर देखते हैं, तो बिहार का जो आकार है वो आयताकार है और पश्चिम से पूरब इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। और यह भी ध्यान रखिए कि समुद्र तल से जो इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 53.5 मीटर के करीब में है। और भारत की जो NW1 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1, जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, वो इस माध्यम से जुड़ी हुई है। आपकी जानकारी में यह भी है, पूर्व के दिनों में यह भी बताया गया है कि बिहार का यदि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के दृष्टि से देखें तो पूर्वी देशांतर के मध्य में है 83 डिग्री से 88 डिग्री के बीच, और यदि अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है तो उत्तरी अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये सारी बातें मैंने पूर्व के दिनों में ही किया। मैं यह भी बताया कि यह तो पूर्वी राज्य है और 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और जो देखिए कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.86% बिहार का ही क्षेत्र है। 2.86% बिहार का ही क्षेत्र है। यह भी देखने की जरूरत है परीक्षा के दृष्टि से कि जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ तो क्षेत्रफल के दृष्टि से पुनर्गठन किया गया तो बिहार का स्थान 12वां है, लेकिन जब लद्दाख का पुनर्गठन हुआ और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के दृष्टि से यदि फिर इसको समग्र रूप से विश्लेषण करेंगे तो इसका स्थान 13वां है। तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बिहार की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो जो विभिन्न चट्टानों के प्रकार है, जैसे धारवार है, जैसे टर्शियरी है, जैसे आपके क्वाटरनरी है, तो उस भूगर्भिक संरचना की बातें करें तो हमारा जो दक्षिण पूर्व बिहार है वो धारवाड़ चट्टान समूह का है। जैसे मुंगेर दक्षिण पूर्व में क्या आएगा, जैसे मुंगेर है, जमुई है, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आपके धारवाड़ में, या नवादा। और ये नवादा का जो क्षेत्र है और अबरख पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसका उपयोग हम लोग बिजली के तार वगैरह में या होली के अवसर पे करते हैं। इसी कड़ी में कुछ दूसरा जो हमारा चट्टान समूह बिंद है, याद होगा कि बिंद मध्य बिहार का जो इलाका है, कैमूर का जो घाटी है वो बिंद श्रेणी में ही आता है। मुख्यतः सोन नदी घाटी, रोहतास, ये सब जो आती है वो बिंद श्रेणी में ही आती है। तीसरा हमारा है टर्शियरी, और टर्शियरी में बिहार का जो हिमालय का तराई का जो क्षेत्र है, जो बेतिया वगैरह का जो क्षेत्र है, पश्चिम चंपारण वगैरह, सब मुख्य रूप से वो टर्शियरी चट्टान समूह में आता है। और फिर आता है क्वाटरनरी, जो हिमालय और छोटानागपुर के पठार के क्षेत्र का है, जो बिहार का अधिकांश भाग क्वाटरनरी चट्टान समूह से ही जुड़ा हुआ है, चट्टान क्रम से ही जुड़ा हुआ है। ये तो वह बिहार का जियोग्राफिकल हिस्ट्री। लेकिन जब प्राकृतिक दृष्टि से हम देखें, प्राकृतिक संरचना के दृष्टि से देखें तो बिहार को हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। उत्तर में हमारा शिवालिक का क्षेत्र है, शिवालिक श्रेणी है। मध्य में हमारा मैदानी भाग है और दक्षिण में पठारी भाग है, जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। तो ये 3 भागों में हमारा बटा हुआ है। यहीं से हम आरंभ करना चाहेंगे अपनी बातों को। तो पहले ऐसे लिख लो, लिखो बिहार का प्राकृतिक संरचना। बिहार की प्राकृतिक संरचना सबसे पहले लिखेंगे, बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है। लैंडलॉक्ड राज्य है
प्रारंभिक दिनों में सब पढ़ चुके हैं, 10 दिन पहले पढ़े हैं ना जी? बोलते नहीं है आप लोग। लैंडलॉक राज्य है और इसकी भूगर्भिक संरचना अत्यंत प्राचीन है। भूगर्भिक संरचना अत्यंत प्राचीन है। इसे 4 प्रकार के चट्टान समूह में बांटकर देखते हैं। इसे 4 प्रकार के चट्टान समूह में बांटकर देखते हैं। ठीक है, चट्टान समूह में बांटकर देखते हैं। पहला धारवार। पहला कौन सा है? धारवार। और धारवार में क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व बिहार। दक्षिण पूर्व बिहार आएगा, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, ये अब्रा के बेल्ट जो है, ठीक है, ये अब्रा के बेल्ट जो है ये आएगा। दूसरा बिंद। बिंद श्रेणी। बिंद श्रेणी में हमारा दक्षिण पश्चिम बिहार आता है। विंध्यन श्रेणी में दक्षिण पश्चिम बिहार, जैसे कैमूर, रोहतास, सोन क्षेत्र जो है, जो सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है, सोन क्षेत्र है। विंध्यन, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, चूना पत्थर काफी पाया जाता है यहाँ, जैसे अबरक वहां है तो यहाँ चूना पत्थर काफी होता है। चंदन जी लिखते हैं सर चूना पत्थर। चलिए ठीक है, आपकी बातें यहां तक पहुंचा दे। और तीसरा है टर्सियरी। और टर्सियरी में हिमालय का तराई का क्षेत्र है। टर्सियरी हिमालय का तराई का क्षेत्र है। तराई का क्षेत्र है, जैसे पश्चिम चंपारण। टर्सियरी। और चौथा है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी, इसमें अधिकांश जितना भी मैदानी हिस्सा है हिमालय, छोटा नागपुर के पठार का हिमालय, हम लोग इसी में आ जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार, बिहार का अधिकांश मैदानी भाग, बिहार का अधिकांश मैदानी भाग, ठीक है, इसी में आता है। हाँ, सबसे नवीन क्वार्टरनरी है, सबसे नया क्वार्टरनरी। ओके, न्यू, सबसे नवीन है। चलिए अब आइए प्राकृतिक संरचना के आधार पर, प्राकृतिक संरचना के आधार पर बिहार के भू आकृति को, भू आकृति प्रदेश को, बिहार के भू आकृति प्रदेश को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। दूसरा है मध्य में, उत्तर में है शिवालिक, मध्य में है बिहार का मैदान, और दक्षिण में पठारी भाग है जिसे हम सोमेश्वर कहते हैं।
जो पठारी भाग, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पठारी भाग दक्षिण में है। पठारी भाग, पठारी भाग में सब आ जाएगा, पठारी भाग कहते हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल, एक ही काल में हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में हुआ। किस काल में हुआ? प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ठीक है, प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी किधर है? यहां बिहार का मैप देखिएगा तो ये क्या है? ये आपका ये जो सबसे निकला हुआ है ये भाग शिवालिक सोमेश्वर श्रेणी, ये पश्चिम चंपारण जो है यही क्या होगा? शिवालिक श्रेणी होगा सबसे उत्तर में। तो लिख देंगे शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में, जहां उत्तर से दक्षिण, जहां उत्तर से दक्षिण, जहां उत्तर से दक्षिण सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, आराम नगर है। उत्तर से दक्षिण क्या है? सोमेश्वर, दून और राम, तीन भाग में यह उपविभाजित है। सोमेश्वर, दून और रामनगर। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी का उल्लेखनीय है कि सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर ही है, 880 मीटर। सोमेश्वर ही है, 880 मीटर, 880 मीटर। इस क्षेत्र में कई दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे भिखना, ठोड़ी, हरहा। इस इलाके में कई दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे भिखना, ठोड़ी, कापन दर्रा। ठीक है, और इस शिवालिक श्रेणी का विकास सिनोजोइक एरा में हुआ। इस शिवालिक श्रेणी का विकास सिनोजोइक एरा में हुआ, सिनोजोइक एरा में हुआ। ठीक है, अब आ जाइए उत्तरी बिहार का मैदान। एक भाग हो गया ये सीधे। अब आ जाइए ये दूसरा भाग है उत्तरी बिहार का मैदान। तो लिखेंगे उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान का निर्माण सहायक नदियों के अपक्षेप से हुआ है, सहायक नदियों के अपक्षेप से हुआ है। और यह पूर्वी चंपारण से होते हुए सब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा, ये जितना है ये सबको लिख दीजिए। और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, लिख देंगे यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। एवं निम्न क्षेत्र है, इसलिए चौर बड़ी संख्या में देखी जाती है, इसलिए चौर बड़ी संख्या में देखी जाती है। चौर समझते हैं ना?
पश्चिम चंपारण का लखनी चौर एक दिन बताए थे, पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर और पूर्वी चंपारण का सुंदरपुर चौर, बहादुरपुर चौर उल्लेखनीय है। पश्चिम चंपारण का और पूर्वी चंपारण के इस चौर को याद रखिएगा, ठीक है। इस क्षेत्र में दोआब भी है, लिखेंगे उत्तरी मैदान में कई दोआब भी हैं, जैसे घाघरा गंडक, गंडक कोसी, कोसी महानंदा, ठीक है। कई दोआब भी है, नदी पढ़ चुके हैं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी नदी है। कई दोआब क्षेत्र भी है। इसी क्षेत्र में 2024-25 के बजट में कोसी मैची अंतर नदी परियोजना को मूर्त रूप दिया गया है। इसी क्षेत्र में 2024-25 के बजट में, इसी क्षेत्र में 2024-25 के बजट में कोसी मैची को मूर्त रूप दिया गया है। मूर्त रूप दिया गया है, ठीक है। अब आइए दक्षिण बिहार का क्षेत्र, तीसरा भाग दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा भाग दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। अब ऐसा नहीं कि पूछ रहे कि चौर क्षेत्र का क्या इंपॉर्टेंस है तो गड़बड़ करके आ जाइए। चौर क्षेत्र का क्या महत्व होगा सो बताइए तो। चौर क्षेत्र का महत्व क्या होगा? महापूर्वक, अरे खेती में होगा, मत्स्य पालन में होगा तो लिखता दलदली रहता है। चौर क्षेत्र का इंपॉर्टेंस क्या है? कृषि और मछली पालन। ये सब तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं कि मिट्टी उट्टी पूछे तो गड़बड़ कर दीजिएगा। चौर क्षेत्र में हमारे उत्तर बिहार में खादर मिट्टी अधिक आती है, ठीक है। उत्तर बिहार के मैदान में खादर मिट्टी की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि अभी देखो बाढ़ है। ऐसे इसलिए एक ही लाइन में मैंने लिखा दिया कि 18 जिला बाढ़ प्रभावित, नदियों के अपक्षेप से बनती है तो खादर की मिट्टी की संख्या स्वाभाविक रूप से अधिक होगी और यह अधिक उपजाऊ भी रहेगा। इसे ध्यान में करके रखिएगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट में है, आगे लिख देंगे, वो सब लिख दिए थे ना, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब तो समझ में है ना। उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदी है? कोसी, गंडक, घाघरा, ठीक है। चलिए महानंदा, ठीक है। अब लिखेंगे दक्षिण मैदान। यह 3 भागों में बटा हुआ है। सोन मगध और चंदन नदी, जो बांका और भागलपुर के क्षेत्र में है। चंदन नदी बांका और भागलपुर के क्षेत्र में है, कौन नदी? चंदन नदी। कौन नदी का क्षेत्र? चंदन नदी का क्षेत्र। तो इस तरह से आपने इस तीनों को, दक्षिण बिहार को भी देखा। और दक्षिण बिहार बाढ़ से प्रभावित नहीं रहता है, क्योंकि इसमें अधिकतर नदी पठारी है, कम जल होता है। तो लिख देंगे दक्षिण बिहार में बाढ़ प्रभावित नहीं, बांगड़ मिट्टी की प्रधानता है, पुरानी मिट्टी की प्रधानता है, और बड़ी हिस्सा पठारी क्षेत्र है जो नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी हिस्सा पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र होने के कारण क्या है? निस, ग्रेनाइट इत्यादि की प्रधानता है। निस, ग्रेनाइट इत्यादि की प्रधानता है।
निस ग्रेनाइट इत्यादि की क्या है, प्रधानता है। किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार में। ठीक है, तो किस क्षेत्र की प्रधानता है, किस क्षेत्र की प्रधानता है, दक्षिणी बिहार में, याद रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी यह परिचर्चा क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब हर संभव स्थिति में इसे याद करके आप लोग रखना चाहेंगे, यह परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और मैंने अभी आपको इसकी जानकारी दी। लास्ट में देखते हैं अन्य बातें, अन्य बातें, अन्य बातें। अन्य बातों में लिखिए, सबसे पहले लिखिए 12 जून संभावित तथ्य है। 12 जून 1857 में रोहनी गांव से, रोहनी गांव देवघर से 32वीं रेजिमेंट ने सिपाही विद्रोह किया था, सिपाही विद्रोह किया था। इस तारीख को याद रखिएगा। ठीक है, कि कौन सी तारीख, 12 जून, ये संभावित तथ्य है। 1857 रोहनी गांव, रोहनी गांव कहां है, रोहनी गांव कहां है, देवघर। कौन सा रेजिमेंट था, 32वीं रेजिमेंट। तब पटना में आइए, पटना में लिखेंगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में पीर अली ने, पीर अली ने, पीर अली ने किया, पीर अली ने किया। किताब विक्रेता था कौन, पीर अली। चलिए, लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन, दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से भागे, हजारीबाग जेल से भागे। इसमें राम बेनीपुरी ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने और सूर्य नारायण सिंह ने मदद किया। भागने में राम वृक्ष बेनीपुरी, सूर्य नारायण सिंह ने मदद किया, मदद किया। लोकनायक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता में थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सबसे बड़ी भूमिका भारत छोड़ो में आजाद दस्ता के रूप में थी। ठीक है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लिखेंगे इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह ने भागलपुर में सियाराम दल की स्थापना की थी। सियाराम सिंह ने सियाराम दल की स्थापना की थी। सियाराम सिंह ने सियाराम दल की स्थापना की थी, सियाराम दल की स्थापना की थी, 1857 जहां लिखे थे वहां पे एक लिख देना, मुंगेर में 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा था। जहां 1857 लिखे हो ना वहां लिख दो, मुंगेर अप्रभावित रहा। 1857 से मुंगेर अप्रभावित रहा। और छपरा में मोहम्मद हुसैन ने, और छपरा में मोहम्मद हुसैन ने, और जगदीशपुर में
कुंवर सिंह और अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था एवं दरभंगा महाराज एवं दरभंगा महाराज डुमराव महाराज और हथवा महाराज ने 1857 में विद्रोहियों को, विरोधियों को नहीं, मतलब ब्रिटिशों को साथ दिया था, ब्रिटिशों का साथ दिया था। हिस्ट्री में एक और लिखेंगे, लोटा विद्रोह 1855 में मुजफ्फरपुर में जेल कैदियों ने किया था। लोटा विद्रोह 1855 में जेल कैदियों ने किया था। बहादी आंदोलन का मुख्य केंद्र 19वीं सदी में पटना था और याद होगा कि इसका नेतृत्व सैयद अहमद राय बरेली ने किया था। बहादी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मनाया। बिहार में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाया। सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह और लोहानी अफगान के बीच में बंगाल में हुआ। सूरजगढ़ की लड़ाई लखीसराय में शेरशाह और लोहानी अफगान के बीच 1534 में हुआ। 1534 में हुआ, ठीक है। हर संभव स्थिति में इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। किसे? सूरजगढ़ की लड़ाई को, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान रखें कि सबने बग्या आंदोलन में बिहार से 78 अनुयायियों में से, गांधी के 78 अनुयायियों में से एक गिरवरधारी चौधरी गए थे। आपको याद होगा कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों से चले थे और 5 अप्रैल को 24 दिनों में पहुंचे थे। 240 मील की यात्रा किया था। नमक आंदोलन 24 दिन में और 240 मील, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन पटना में 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा। 12 दिसंबर 1928 को, जबकि आया था भारत में 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और इसका नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। एकदम भूलना ही नहीं है इन सब चीजों को। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बिहार प्रदेश
कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष हसन इमाम थे, अप्रैल 1908। याद है ना, हसन इमाम थे। जबकि दूसरे अध्यक्ष दीप नारायण थे। जबकि दूसरे अध्यक्ष दीप नारायण थे। ठीक है। अभी कुछ दिन के बाद पढ़ाएंगे कि बिहार में द्वैत शासन लागू हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को। तो 12 अगस्त 1765 को बिहार में द्वैत शासन को लागू किया गया था। विशेष जानकारी तो उसी कक्षा में आपको मिलेगी। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय पे सबसे पहला प्रहार मिहिर कुल ने किया था। मिहिर कुल ने किया था, जो हून था। नालंदा विश्वविद्यालय पे पहला प्रहार मिहिर कुल ने किया था, जो हून था। उसके बाद गांधस राजा ने किया था। गांधस राजा ने किया था। और तब तीसरा प्रहार 12वीं सदी के अंत में 1193 में बख्तियार खिलजी तुर्की सेनापति ने किया था। बख्तियार खिलजी तुर्की सेनापति ने किया था। तुर्की सेनापति ने किया था। ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में है पटना विश्वविद्यालय की नींव 1917 में और उच्च न्यायालय की नींव, पटना उच्च न्यायालय की नींव 1916 में रखी गई। पहले भी लिखा हुआ है कॉपी सब में बढ़िया से। 1931 में बिहार समाजवादी दल 1931 में बिहार समाजवादी दल जयप्रकाश और फूलन ने बनाया था। जयप्रकाश और फूलन ने बनाया था। जबकि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठित हुई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठित हुई नरेंद्र देव और जेपी के द्वारा। नरेंद्र देव और जेपी के द्वारा 1925 में सीपीआई कानपुर में एमएन के द्वारा स्थापित। और इसी वर्ष 1925 में कानपुर में सीपीआई एमएन राय के द्वारा स्थापित। और इसी वर्ष आरएसएस हेगडेवार ने भी बनाया। हेगडेवार ने भी बनाया। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। थोड़ी देर के बाद